सो हेलो गाइस। देखिए, आज हमारी जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है उसमें ये हमारा थर्ड यहाँ पे आज लेक्चर है। तो इसके पहले हमने यहाँ पे दो सीरीज मतलब दो यहाँ पे वीडियो जिसके पहले आ चुके हैं। तो जो भी अभी नहीं देखा जा करके वो वीडियो देख सकता है। ये आपके आने वाले कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, वो सब में यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अभी आप वीडियो को देख करके समझ भी जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों पर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किया गया। देखिए, ये 2024 के क्वेश्चंस में करा रहा हूँ और देखिए ये क्वेश्चन मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। जब पहला वाला वीडियो था उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया था। देखिए, मेन यहाँ पर टॉपिक जो है वो है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है। जो मौलिक कर्तव्य है इसके बारे में आपको क्या क्या बातें जाननी जरूरी है मैं पहले ही बता चुका हूँ, और जो इसको देख रहा होगा उसको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। मौलिक कर्तव्य जो है, ये पहली बात तो जो मूल संविधान था हमारा उसका ये भाग नहीं था। मूल संविधान का भाग नहीं था ये। ठीक है, तो इसको कैसे जोड़ा गया, तब इसको जो है 42वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा मतलब 1976 में इसको जोड़ा गया। और यहाँ पे एक समिति बनाई गई थी, उस समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर यहाँ पे मूल कर्तव्य को या मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और वो कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था, वो अनुच्छेद था 51A। 51A या हिंदी में इसे कोई 51 क भी बोलते हैं, आपको याद रखना है, हिंदी में 51 क भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये किस भाग में है, संविधान के किस भाग में ये मेंशन किया गया है, तो वो है भाग 4। यहाँ पे लिखता हूँ भाग 4A। ठीक है, भाग 4A में यहाँ पे मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। तो इतनी बातें आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में जानकारी यहाँ पे चाहिए थी। आपको कमेंट में बताना है जो मौलिक कर्तव्य है ये यहाँ पे किस देश से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्रता के बाद के पहले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस नगर में की गई थी। तो स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्वतंत्रता के बाद जो राष्ट्रीय खेल थे, जो सबसे पहले नेशनल गेम्स थे, वो लखनऊ में किया गया था। लखनऊ में किया गया था। देखिए, लखनऊ में इमाम बाड़ा यहाँ पे है, आपको याद रखना है। इमाम बाड़ा जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, यूनेस्को की बात करते हैं हम। यूनेस्को जो है इसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस के पेरिस में है। फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय है। ठीक है, बात करते हैं जबलपुर। जबलपुर तो मध्य प्रदेश में हम जानते ही हैं। मध्य प्रदेश से आपको एक बात पता होना चाहिए, जो माधव टाइगर रिजर्व है, अभी लेटेस्ट टाइगर रिजर्व बना है, वो 58वां टाइगर रिजर्व बना है। और वो कहाँ से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, बात करते हैं मद्रास और दिल्ली। दिल्ली के बारे में पहले भी बता चुका हूँ आपको कि दिल्ली की जो नए अभी मुख्यमंत्री बनी है, आपको याद होना चाहिए, उनका नाम है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता वहाँ पे मुख्यमंत्री बनी है। दिल्ली के बारे में आपको ये बातें पता होनी। और दिल्ली में बहुत सारे आप देखेंगे तो हिस्टोरिकल साइट्स भी हैं, जैसे आप देखेंगे लाल किला है ना। लाल किला के साथ साथ आप देखेंगे मतलब और सारी भी चीज़ें। तो अभी चलते हैं आगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग नहीं है। तो देखिए, चाहे हम बात करें प्राप्ति, मतलब प्राप्ति मतलब होता है रिसीप्ट, RECEIPTS, रिसीप्ट। रिसीप्ट जो है वो दो होता है। एक होता है रेवेन्यू रिसीप्ट, रेवेन्यू मतलब राजस्व प्राप्तियां, एक होता है राजस्व प्राप्तियां। और एक होता है कैपिटल रिसीप्ट। कैपिटल मतलब पूंजीगत, पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे पूंजीगत प्राप्ति का भाग नहीं है। तो देखिए, पूंजीगत प्राप्ति, पूंजी कैपिटल का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जितनी भी मशीनरीज वगैरह होती है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, वो सब यहाँ पे कैपिटल में आते हैं। तो कैपिटल रिसीप्ट्स में यहाँ पे कौन सा नहीं आएगा, कह रहा है कैपिटल पूंजीगत मतलब पूंजीगत प्राप्ति मतलब कैपिटल जो रिसीप्ट है उसके अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा, तो वहाँ पे कर राजस्व होगा। क्योंकि जो कर होता है वो राजस्व, जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट होता है इसमें आता है। ठीक है, जो राजस्व की प्राप्तियाँ होती हैं, जो कर होता है मतलब टैक्स जो होता है, वो यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट में आती हैं। और सब अगर आप देखेंगे ऋण ग्रहण या ऋण की वसूली या विनिवेश, जो हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे सरकार ने कोई भी अपनी यहाँ पे कोई भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार बेचती है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है, और वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत आएगा। हम ऋण की वसूली करते हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी को ऋण दिया है तो उसकी वसूली करते हैं, तो वो भी हमारा किस में आएगा, वो भी हमारा कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे जो टैक्स है, देखिए इन दोनों में अंतर क्या होता है मैं आपको बता दूं
कि जो कैपिटल रिसीट्स होता है ना, ये और एक रेवेन्यू रिसिप्ट जो है, रेवेन्यू रिसिप्ट जो है, ये ये जो है ये कोई आपको लाइबिलिटी यहाँ पे क्रिएट नहीं करता, ठीक है। लाइबिलिटी क्रिएट करता है ये टैक्स जो होता है, सॉरी जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है ये लाइबिलिटी क्रिएट करता है। जबकि अगर हम बात करें कैपिटल रिसिप्ट की तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता। मतलब जैसे सरकार अगर टैक्स पाती है तो टैक्स एक क्या है, रेवेन्यू रिसीट है। इसका मतलब ये लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है, मतलब वो सरकार के ऊपर उत्तरदायित्व है कि सरकार के पैसे से क्या करना है, उनको डेवलपमेंट का काम करना है, तो ये लाइबिलिटी यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। जबकि सरकार अगर जैसे जो कैपिटल रिसीट होता है उसमें कोई भी यहाँ पे लाइबिलिटी सरकार की नहीं होती है, जहाँ पे मन करता है सरकार वहाँ पे पैसा खर्चा करती है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होता है और कैपिटल रिसीप्ट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय लोक नृत्य है, कौन सा एक भारतीय लोक नृत्य है। तो यहाँ पे देखिए नृत्य हमने आपको पहले ही बताया है, एक होता है क्लासिकल डांस, ठीक है, क्लासिकल डांस, और एक होता है फोक डांस। फोक डांस, क्लासिकल डांस में जैसे क्लासिकल डांस टोटल 8 क्लासिकल डांसेस हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है, जैसे कथक है, जैसे अब मोहिनीअट्टम है, भरतनाट्यम है, ये सब क्या है, ये सब यहाँ पे क्लासिकल डांस आते हैं। इसको हिंदी में शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं, शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं, ठीक है। और फोक डांसेस में आप देखेंगे तो जैसे इसको कई सारे लोगों का ग्रुप यहाँ पे जब करे तो उसको हम बोलते हैं फोक डांसेस, ठीक है। और अगर आप अकेले कर रहे हैं कोई तो उसको हम यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं, ठीक है। तो फोक डांसेस में बहुत सारे जितने भी बच्चे वो सब फोक डांसेस में आ सकते हैं लगभग। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पे जो लोक नृत्य है, फोक, लोक नृत्य को अंग्रेजी में बोलते हैं फोक डांसेस, फोक डांसेस बोलते हैं इसको। तो कौन सा फोक डांसेस है यहाँ पे ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिहू, बिहू इसका सही आंसर है। देखिए मैं आपको पहले भी इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने आपको जो लगातार वीडियो देख रहा है उसको डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि याद हो रहा होगा, और जो नेचर है क्वेश्चंस का वो भी पता चल रहा होगा कि कैसा नेचर है एक्चुअली में। अगर हम देखें कि भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम क्या है, क्लासिकल डांस है, हमने भी बताया था आपको। सतरिया क्या है, ये भी क्लासिकल डांस है। मोहिनीअट्टम क्या है, ये भी मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तो मोहिनीअट्टम जो है वो केरल का है। सतरिया मैंने कई बार दोनों वीडियो में बता चुका हूँ कि ये असम से संबंधित है, ठीक है। और भरतनाट्यम कहाँ का है आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, कह रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित हस्तियों में से किसे संगीत में लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो करंट अफेयर जो होता है थोड़ा सा यहाँ पे आप बोल सकते हो कि वोलेटाइल होता है, या आप बोल सकते हो कि फिक्स नहीं होता है। अब ये जो 2024 का पेपर है और ये 2021 का करंट अफेयर पूछा है तो काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम होगी बच्चों को। हालांकि जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं होती है। तो इसका आंसर है कि लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया कुमार सानू को, कुमार सानू को। वैसे तो ये सारे गायक ही हैं, सिंगर ही हैं, चाहे उदित नारायण की बात कर ले, चाहे दर्शन रावल की बात कर लें, लेकिन यहाँ पे लता मंगेशकर पुरस्कार जो दिया गया था वो कुमार सानू को दिया गया था, ठीक है। इसमें कोई एडिशनल पॉइंट मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे बताना जरूरी है, ठीक है। हिंदू मंदिर जो है हिंगलाज माता और कटासराज, हिंगलाज माता और कटासराज भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर है पाकिस्तान में। तो ये क्वेश्चन इस वजह से पूछा है कि जब लोग तुक्का लगाते हैं तो वो कहेंगे पाकिस्तान में तो मंदिर हो ही नहीं सकता है, तो इस वजह से वो पाकिस्तान तो कभी नहीं लगाएंगे। तो इस वजह से क्वेश्चन आपको घुमा के थोड़ा पूछा है तो आपको दिमाग लगाना तो पढ़ना भी पड़ेगा। जो हिंगलाज माता और कटासराज जो मंदिर हैं, हिंदू मंदिर हैं, ये हमारे पाकिस्तान में, ठीक है। बात करते हैं कुछ मंदिर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप बात करेंगे बृहदेश्वर मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है, बृहदेश्वर मंदिर जो है वो तमिलनाडु के तंजावुर में है, ठीक है। तमिलनाडु के तंजावुर में ये मंदिर है। और इसको किसके द्वारा बनाया गया था, इसको जो है वो चोल राज, जो चोल साम्राज्य था उसमें राजराज प्रथम ने बनवाया था, राजराज प्रथम ने यहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे आपको बताना है कि जो मीनाक्षी मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर है ये कहाँ पे है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। तो देखिए मध्य प्रदेश में टोटल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में है तो मध्य प्रदेश ही, लगभग 8 से ज़्यादा ही राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे हैं। तो वैसे तो अभी 8 ही हैं शायद। देखिए आप देखेंगे बांधवगढ़, बांधवगढ़ है, ये भी है। उसके बाद पन्ना राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है, आपको याद रखना है ऐसे। इसके बाद पेंच है, यहीं पे है पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, ठीक है। ये सारे जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में।
मध्य प्रदेश की राजधानी आप जानते हैं भोपाल है, भोपाल है। और मध्य प्रदेश में ही एक शहर है इंदौर, इंदौर में ही 1 जनवरी 2025 से भीख मांगना एक अपराध यहाँ पे घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे नेशनल पार्क आपको याद रखना है, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, इस तरीके से। पेरियार की बात करें तो पेरियार आप नदी भी है, पेरियार नेशनल पार्क भी है, ये केरल में है। ये कहाँ पे है? केरल में है। ठीक है, और केरल के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि केरल आप बात करें चाहे हेल्थ को लेकर के, चाहे एजुकेशन के लेकर के, ये हर एक इन सब डायमेंशंस में नंबर 1 पे पूरे इंडिया में ये नंबर 1 स्टेट है। ठीक है, स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में। बात करते हैं नंदा देवी। नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड में है। नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड में है। ठीक है, और साइलेंट वैली जो है ये कहाँ पे है आपको बताना है। साइलेंट वैली भी उत्तराखंड में। तो आई थिंक आपको यहाँ पे याद हुआ होगा, समझ में आया होगा चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बेहदिन खलम महोत्सव मनाया जाता है जिसमें युवा हर घर की छत को बांस के डंडों से पीटकर बुरी आत्मा, प्लेग और बीमारी को दूर भगाने का प्रतीकात्मक दर्शन करते हैं। देखिए, एक्चुअली में क्वेश्चन है बहुत छोटा, केवल आपको इतना याद रखना है कि बेहदिन कलम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ये इतना बड़ा बना करके जानते हैं क्या किया ये, ताकि आपके दिमाग को थोड़ा डाइवर्ट किया जाए और आप डर जाए क्वेश्चन देखकर कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो एक्चुअली में केवल क्या पूछा कि बेहदिन कलम महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये जो है वो मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय के बारे में मैंने आपको पहले भी यहाँ पे 2-3 बातें बताई थी, आपको याद रखना है। मेघालय में 3 यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, आपको याद रखना है। गारो, गारो खासी और जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय में है। गारो खासी जयंतिया यहाँ पे मेघालय में है। और मेघालय में ही एक जगह है मौसिन राम, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मौसिन राम हमने बताया आपको, ये भी हमने पढ़ाया था। ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, बात करते हैं बिहार की अगर, तो बिहार में अगर हम बजट 2024-25 को देखें, 2024-25 में, तो यहाँ पे मखाना बोर्ड, आपको याद रखना है कि मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है। कहाँ पे? बिहार में। मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा यहाँ पे बिहार में की गई है। ठीक है, और बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा की राजधानी क्या है? सबसे पहले तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। ठीक है, और मणिपुर की बात कर लेते हैं। मणिपुर में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 2 जनजातियाँ रहती हैं जिनके बीच लड़ाई हमेशा चलती रहती है, कुकी और मीती। कुकी और मैती यहाँ पे जनजातियाँ हैं, आपको याद होना चाहिए क्योंकि हमेशा ये न्यूज़ में बनी रहती है, तो पूछे जाने के यहाँ पे जो आसार हैं वो ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल समिट 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। जयपुर जो है ये पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, आप जानते ही होंगे, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु जो है इसको हम सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं, सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। और वाराणसी जो है ये भारत का कल्चरल कैपिटल है, सांस्कृतिक सांस्कृतिक राजधानी अगर आपसे पूछे कोई भारत की कौन सी है, तो कल्चरल कैपिटल वो वाराणसी ही है। ठीक है, और वाराणसी से ही हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वहाँ पे सांसद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कहाँ से सांसद हैं? तो वाराणसी से ही यहाँ पे सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, कौन निम्नलिखित फसल जो है, निम्नलिखित में से फसल ऋतु संबंधित फसल के गलत युग्म को पहचानिए। ये भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ 3 तरीके की यहाँ पे फसलें होती हैं। एक आप जानते हैं, एक खरीफ की फसल होती है नम एक खरीफ की फसल होती है, एक होती है अपनी रबी की फसल, और एक होती है अपनी जायद की फसल ना। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। खरीफ की फसल जो है आप देखेंगे तो जून जुलाई में यहाँ पे बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है, और आप देखेंगे सितंबर अक्टूबर के बीच में इसको काट लिया जाता है। और खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो खरीफ की फसल में आप देखेंगे तो धान, मतलब जिसको चावल आप बोलते हैं, धान, उसके बाद आप देखेंगे मक्का, धान, मक्का, ज्वार, ये सब यहाँ पे खरीफ की फसलों में आते हैं। रबी की फसल बात करें अगर हम, तो रबी की फसल जो है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे बोई जाती है। और इसको काटा कब जाता है? तो इसको हम मार्च अप्रैल में काट लेते हैं, मार्च अप्रैल में इसको हम काटते हैं। और इसमें कौन कौन सी फसल आएगी? तो इसमें आप देखेंगे गेहूँ की फसल आएगी, इसमें आप देखेंगे सरसों की फसल आएगी। ठीक है, ये सारी फसलें किस में आती हैं? तो रबी की फसल में आती है। और जायद की फसलें जो हैं, जब रबी खरीफ और रबी हो जाता है तो उसी के बाद
मतलब अप्रैल से मई के बीच में जायद में एक्चुअली में जितनी सब्जियां आती हैं वो सब, जैसे आप देखेंगे खीरा, ककड़ी ना, ये सब जितनी भी सब्जियां होती हैं वो जायद की फसलों में आती है। अब मैं आपको बता दिया, अब इसके बारे में क्वेश्चन क्या है। जैसे रबी की फसल गेहूं है, तो ये यही पढ़ाया मैंने आपको अभी कि जो रबी है, तो कह रहा है हमें गलत युगों पहचानना है, ये भी आपको ध्यान देना है कौन सा गलत है। तो रबी गेहूं ये तो सही है, अभी हमने आपको बताया। रबी धान नहीं, रबी में धान नहीं है, जो धान है वो खरीफ की फसल में आती है, अभी हमने आपको बताया था। ज्वार जो है वो खरीफ में आता है, बिल्कुल सही बात है। और जो सोयाबीन है ये भी खरीफ में आता है, खरीफ में ये भी आता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो बी है, जो है ये गलत यहाँ पे मैच कराया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखना पड़ता है और ध्यान से देखना पड़ता है, कभी कभी तो हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ता है कि गलत है कि सही है। अकबर के शासनकाल के दौरान दीवान के नाम से जाना जाने वाला अधिकारी मुगल साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस विभाग से संबंधित था। तो जो दीवान था इसका काम फाइनेंस से था, मतलब ये रेवेन्यू से देखता था, पैसे रुपए वाला मामला यहाँ पे दीवान देखता था। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे मुगल के बारे में। जो मुगल है, मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है वो 1526 ईस्वी में हुई थी, पानीपत के प्रथम युद्ध से। पानीपत के प्रथम युद्ध जो हुआ था, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था आपको बताना है। जो बाबर है, बाबर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यहाँ पे हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो पानीपत का प्रथम युद्ध था ये हुआ था, और यहीं से मुगल वंश की, जो मुगल साम्राज्य था, इसकी स्थापना सन 1526 ईस्वी में होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आर मुथुकन्नमल जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ये क्या है। तो ये क्या है, ये एक सादिर नर्तकी है। कैसी नर्तकी है, ये सादिर नर्तकी है। देखिए मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन रिलेटिवली डिफिकल्ट है, अगर ऑनेस्टी से बोलूँ मैं आपको तो ये क्वेश्चन रिलेटिवली क्या है, डिफिकल्ट है। क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप करंट अफेयर बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तभी आपको याद रहता है, नहीं तो नहीं याद रहता है। बात करते हैं जो रऊफ नर्तकी है, ये जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है राउफ जो है। ठीक है, और जो गरबा है ये गुजरात से संबंधित है। और आपको याद रखना है कि यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सबसे लास्ट में जो अभी है वो है गरबा, लेटेस्ट अभी जुड़ा है। और छाऊ जो है ये एक्चुअली में झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन तीनों स्टेट्स में यहाँ पे छाऊ नृत्य यहाँ पे होता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। जो आर मुथुकन्नमल हैं ये सादिर नर्तकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास मैला आंचल किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन तो अगर कोई हिंदी मीडियम से पढ़ा है, यूपी बोर्ड से, यूपी बोर्ड से अगर आपने पढ़ा है और हिंदी की तैयारी थोड़ा बहुत की है तो ये क्वेश्चन वो भी अटेम्प्ट कर सकता है कि मैला आंचल जो है ये बहुत ही फेमस है, और इसको लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। प्रेमचंद की रचना आप जानते होंगे, गबन है, गबन आई थिंक आपको याद आ रहा होगा। गोदान है, गोदान, गबन, ये सब मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, और इनके बारे में तो यार देखो सॉरी मुझे भी नहीं पता, आगे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे पुरुष वर्ग में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप, फोर्थ एशियन खो खो चैंपियनशिप 2023, ये क्वेश्चन सही है क्योंकि 2024 का पेपर हो रहा है, अगर तो 2023 का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये फेयर है। लेकिन 2021 2020 वाले क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होता है, किस देश ने यहाँ पे जीती थी फोर्थ एशियन खो खो चैंपियनशिप। तो देखिए खो खो हो गया, चाहे वो रेसलिंग हो गया, ये सारे क्वेश्चन अभी पूछे जाते हैं, हमको याद रखना है। तो खो खो चैंपियनशिप 2023 में भारत ने जीती थी। ठीक है, भारत ने यहाँ पे जीती थी। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो क्या है, जकार्ता है। जकार्ता यहाँ की राजधानी है। देखिए यहाँ पे कुछ आपको इंडोनेशिया में कुछ द्वीप आपको याद रखने हैं, जैसे यहाँ पे सुमात्रा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप है, जावा द्वीप है, सुमात्रा, जावा, आप देखेंगे और भी द्वीप हैं बट ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेन है, सुमात्रा और जावा द्वीप। ठीक है, बात करते हैं ईरान की। ईरान की राजधानी क्या है, तो ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, तो सियोल है, सियोल। ठीक है, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल, यहाँ पे दक्षिण कोरिया की राजधानी है। ठीक है, और आपको दक्षिण कोरिया से मुझे याद आ गया कि दक्षिण कोरिया में अगर आप बात करें तो जो एक नियोन हिंडोक्यो ग्रुप है, नियोन हिंडोक्यो जो समूह है, नियोन हिंडोक्यो समूह है जो, इसको 2024 का जो पीस के लिए, पीस मतलब शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
नोबेल पुरस्कार दिया गया है यहाँ पे। किसको? नियोन हिंडोक्यो समूह को 2024 का पीस नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और वो कहाँ से संबंधित है? ये दक्षिण कोरिया से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उस व्यक्ति के शरीर द्रव्यमान सूचकांक बॉडी मास इंडेक्स जो है की गणना कीजिए जिसका भार इतना है और ऊंचाई इतनी है। ठीक है, मतलब भार इतना है और ऊंचाई इतनी है, तो यार ये तो फिजिक्स का है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये डी इसका आंसर है, बट कैसे वो तो अभी बताऊंगा, तो थोड़ा अभी लंबा हो जाएगा और अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसको बोलते हैं नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एक प्रगति समीक्षा 2023 में सबसे निचले स्थान पर कौन सा राज्य है? सबसे निचले राज्य, सबसे निचले स्थान पर, तो ये है केरल। अब कुछ लोग कहीं हैं, आप तो बता रहे थे कि सब चीज़ों में केरल सबसे आगे है, तो ये कह रहा है कि इस गरीबी वाले में सबसे नीचे राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी से मतलब ये सबसे कम गरीब है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सबसे कम गरीब कौन सा है? तो केरल है। ठीक है, गोवा में यहाँ पे सिग्मो महोत्सव होता है। सिग्मो महोत्सव। गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी है पणजी। ठीक है, गोवा की राजधानी पणजी आपको याद रखना है। और अभी बातें हैं गोवा के बारे में, तो हटाइए आगे चलते हैं। सिक्किम में आप देखेंगे कंचनजंगा नेशनल पार्क है यहाँ पे। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तमिलनाडु की बात करें अगर हम, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। और फिर ठीक है आगे चलते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र H2SO4 वाला है? तो ये तो बहुत ही आसान है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक एसिड इसका सही आंसर है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इसको H2S बोलते हैं। H2S जो है हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। नाइट्रिक अम्ल अगर आपसे कोई पूछे तो ये होता है HNO3 जो होता है, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। और सल्फ्यूरस अम्ल अगर आपसे कोई बोलता है तो वो आई थिंक जो है H2SO3 होता है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन वैसे तो सही है। सल्फ्यूरिक अम्ल ये है और हाइड्रोजन सल्फाइड ये होता है। और अगर आपसे यहाँ पे मुझे याद आ गया कि अगर आपसे कोई पूछे लॉफिंग गैस किसको बोलते हैं, लॉफिंग मतलब हंसाने वाली गैस किसको बोलते हैं, तो वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड भाई, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? N2O। N2O यहाँ पे एकदम सही आंसर है। उस दिन मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई थी, जैसे ब्लीचिंग में, आप थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ ताकि जो सीरीज में लगातार अच्छे देखें उनको फायदा हो जाए। जैसे मैंने ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र आपको बताया रहूँगा उस दिन, व्यंजक चूड़ इसको बोलते हैं। क्या याद किया आपने? CaOCl2 इसका सूत्र होता है। जैसे मैं आपको बताया था उस दिन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसी को हमने सोडियम बाई कार्बोनेट बताया था, इसी को बोलते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का NaHCO3 इसका सूत्र होता है। और इसके बाद हमने एक बताया था आपको कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, तो इसका सूत्र क्या था? Na2CO3, Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बन, और एक हमने और भी बताया था, जैसे NaCl बताया था आपको। NaCl जानकारी तो, NaCl इसको क्या बोलते हैं? साधारण नमक वैसे तो बोलते हैं, बट इसका सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम कार्बोनेट जो है इसको क्या बोलते हैं? आपको बताना है, उस दिन मैंने बताया था, ये भी बताना है, आपको बताना है कि यहाँ पे हमने क्या बताया था आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। मेगालिथ, जो मेगालिथ है ये दो किस शब्दों से मिलकर बना है? मेगा का मतलब होता है बहुत बड़ा, जो चीज़ बहुत बड़ा। मेगालिथ देखिए हम प्राचीन इतिहास में पढ़े हैं, जैसे होता है माइक्रोलिथ, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और लिथ मतलब होता है एक्चुअली में पत्थर। तो जो छोटे छोटे पत्थर के सहायता से जो हथियार बनते थे उसको माइक्रोलिथ बोलते थे। ठीक है, ऐसे मेगा मतलब बहुत बड़े। ठीक है, तो किस शब्द से मतलब ये लिया गया है? तो ये यूनानी शब्द थे, ये यूनानी शब्द थे। ठीक है, मेगा लिथस का मतलब क्या होता है? पत्थर, अभी मैंने आपको बता दिया। तो माइक्रोलिथ अगर कोई बोले तो इसका मतलब बहुत स्मॉल, छोटे पत्थरों की बात कर रहा है। मेगा मतलब बड़े पत्थरों की बात कर रहा है। ये यूनानी यहाँ पे शब्द थे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रकाश वर्ष के संदर्भ में सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत अंतराल 8.11 मिनट है। इसका मतलब क्या है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचती हैं? तो ये 8 मिनट लग जाता है। यहाँ जो है मिनट किसको इंगित कर रहा है? तो यहाँ पे मिनट जो है दूरी को इंगित कर रहा है। जो थोड़ा बहुत ही पढ़े होंगे उनको ये बात बतानी चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन सीधे ये पूछना चाह रहा है कि जो प्रकाश वर्ष है, जो प्रकाश वर्ष है ये किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है।
डिस्टेंस का मात्रक होता है लाइट ईयर। ठीक है, समय का मात्रक तो बहुत होता है, जानते ही हैं समय का मात्रक, जैसे सेकंड हो गया, जैसे मिनट हो गया, जैसे घंटा हो गया, जैसे किलो घंटा, ये सब। ठीक है, ऐसे ही बात करें अगर हम वेग का मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड वेग का होता है। अगर आपसे कोई पूछे त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि अनुच्छेद 74(1) के अनुसार मंत्रिपरिषद, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रमुख कौन होता है, तो इसका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है वो 74, यहाँ पे मतलब प्रधानमंत्री इसका प्रमुख होता है। ठीक है, जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके जो हेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे जो मुख्य न्यायाधीश है, या आप बोलो कि सुप्रीम कोर्ट है, इसका संबंध किस आर्टिकल से है, तो 124 से इसका संबंध है आपको। ठीक है, याद रखना है। राष्ट्रपति का संबंध किस आर्टिकल से है, तो अनुच्छेद 52 से है। अनुच्छेद 52 कहता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट, मतलब यहाँ भारत का एक राष्ट्रपति भी होगा। ठीक है, वैसे आप देखेंगे 53 में क्या है, तो कार्यकारी शक्तियाँ हैं। ठीक है, 54 में आप ऐसे ही देखेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो सही रहेगा। 60 में शपथ की अनुच्छेद 60 में शपथ की बात करता है। 61 में अभी किसकी बात करता है, क्या बोलते हैं उसको, अभियोजन लगाने वाली बात करता है ये ना, इम्पीचमेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे होता है। कुछ आर्टिकल्स आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। कह रहा है किसमें गणेश रथ बेहतरीन अखंड मंदिरों में से एक है, गणेश रथ बेहतरीन अखंड मोनोलिथिक। देखिए मोनोलिथिक मतलब जो केवल एक ही पत्थर से, एक ही तरह के पत्थर से मिलकर बना हो, तो वो है महाबलीपुरम, महाबलीपुरम। ठीक है, सारनाथ कहाँ पे है, तो सारनाथ वो जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला शरमन दिया था, फर्स्ट उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने अपना, वो है सारनाथ। और ये कहाँ पे है, तो ये वाराणसी में है। ठीक है, वाराणसी पे ये सारनाथ है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कांचीपुरम। कांचीपुरम किसकी राजधानी, आपको बताना है। जो संगम वंश था, संगम वंश में हमने देखा था कई सारे यहाँ पे राज्य, कई सारे साम्राज्य आए थे। जैसे आप देखेंगे चोल था, जैसे आप देखेंगे चालुक्य था। ठीक है, चोल, चालुक्य, पल्लवाज, पल्लव थे। तो जो कांचीपुरम थी वो किसकी राजधानी थी, कांचीपुरम मुझे जो है वो पल्लव की राजधानी थी। पल्लव की राजधानी क्या थी, कांचीपुरम थी। चालुक्य की राजधानी क्या थी, बादामी थी। ठीक है, और चोल की राजधानी क्या थी, चोल अपनी कई राजधानी बनाए थे। चोल की राजधानी जो है तो गंगे कोंडा चोलपुरम भी था, क्योंकि चोल वंश के एक राजा थे, राजा राज प्रथम। अभी मैंने आपको बताया भी था कि जो राज प्रथम थे, राज प्रथम जो थे, इन्होंने वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, आपको पता होना चाहिए। और जब इन्होंने गंगा गंगा नदी का यहाँ पे पानी लेने का एक अभियान चलाया था, उसके बाद इन्होंने गंगे कोंडा चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाई थी। और इसी उपाधि के साथ ये इस उपाधि के गंगे कोंडा चोलपुरम की उपाधि उन्होंने ग्रहण किया था। कौन, राजा प्रथम। और ये किस वंश से थे, तो चोल वंश के थे। देखिए मैंने बोला संगम वंश में चोल वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश होते हैं। पल्लव वंश की राजधानी यहाँ पे कांचीपुरम है। चालुक्य की राजधानी है बदामी, चालुक्य वंश की राजधानी बदामी थी। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बोलते हैं। कह रहा है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों को पढ़ाने के लिए वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में की गई थी। और इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था, हिंदू कॉलेज की स्थापना आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे कोई चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने के लिए भी वैसे है नहीं। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में था, आपको याद रखना है। कलकत्ता के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो था वो कलकत्ता से संबंधित है, फोर्ट विलियम कॉलेज। अभी इसका नाम चेंज हो गया, आपको कमेंट में बताना है कि इसका क्या नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है कि किस किस अंडे को उबालने पर, सॉरी ओ सेट यार, एक मिनट ब्रदर। किसी अंडे को उबालने पर उसका बाहरी भाग अपारदर्शी और सफेद क्यों हो जाता है, इसका कारण क्या है कि ऊष्मा विकृतीकरण का कारण बनती है। श्वेतक एल्बुमिन को शक्त करती है और इसे अपारदर्शी सफेद रख देती है। तो एल्बुमिन जो है श्वेतक को एल्बुमिन जो है, जो अंडे का बाहरी भाग होता है, जो सफेद वाला भाग होता है, ये क्या है, ये एल्बुमिन होती है। और मतलब कह रहा है कि अंडे को उबालने पर उसका बाहरी भाग जो है अपारदर्शी सफेद क्यों हो जाता है, तो कह रहा है कि ऊष्मा विकृतीकरण का कारण बनती है। और ये जो बाहरी भाग होता है वो उसको सख्त करती है उबालने पर। बाहर हम जानते हैं कि जो बाहर वाला भाग होता है जिसको एल्बुमिन बोलते हैं, इसी को हम एल्बुमिन बोलते हैं। जो बाहर का सफेद वाला भाग होता है अंडा का, इसको एल्बुमिन बोलते हैं। तो इसके और उबालने पर क्या होता है, ये और सख्त हो जाता है, जिसके कारण ये अपारदर्शी हो जाता है, इसमें ऊष्मा नहीं जा पाती। 27 अक्टूबर 2019 को दुष्यंत चौटाला निम्नलिखित में से किस राज्य के उप मुख्यमंत्री, यहाँ पे पूछा है, के रूप में शपथ लिए थे, तो वो हरियाणा के थे। वो कौन थे, हरियाणा के थे। हरियाणा की बात करें अगर हम, तो हरियाणा में आपको याद रखना भैया
सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कुछ लोग कहेंगे हैं ये तो यूपी में है, लेकिन आपको याद रखना कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क अगर आपसे पूछे तो हरियाणा में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री इस समय नायब सिंह सैनी है, जो कि बीजेपी से हैं। नायब सिंह सैनी यहाँ पे कहाँ के हैं, तो वो हरियाणा से संबंधित है। पंजाब की बात करें अगर हम, तो पंजाब की राजधानी वही चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी यहाँ पे चंडीगढ़ ही है। पंजाब की बात करें अगर हम, तो पंजाब में इस समय कौन है, तो भगवंत मान यहाँ पे कौन है, भगवंत मान जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, ये इस समय भगवंत मान यहाँ पे मुख्यमंत्री है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में देखिए कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क आपको बताना है। और मध्य प्रदेश में मैंने अभी आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का कौन कौन सा, जैसे मैंने बताया पेंच, माधवगढ़ ना, माधवगढ़, पेंच, पन्ना, ये सब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे थे, मध्य प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, कह रहा है कि जो ज्योतिबा फुले थे वो किस राज्य से संबंधित थे, तो वो ज्योतिबा फुले जो थे वो महाराष्ट्र से संबंधित थे। और मैं आपको बता दूं कि ज्योतिबा फुले जो थे, ये जो वुमेन थी, जो लड़कियां थी, उनके एजुकेशन को लेकर के इन्होंने बहुत यहाँ पे कदम उठाए थे, इससे संबंधित है ज्योतिबा फुले। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि उन्होंने किस समाज की स्थापना की थी, तो इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना इन्होंने की थी ज्योतिबा फुले ने। ठीक है। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और शेयर भी करिएगा ना, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है। ऐसे और वीडियो मैं लेके आता रहूँगा, और आई होप कि आपको यहाँ पे हेल्प मिल रही होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।